बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया। और ये जो ट्वीट है, ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहाँ मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की, वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी अहम चीज़ें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात गए ये ट्वीट जो है, ये मंजर आम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती ट्विटर पर। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये गौर से सुनिएगा। इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहां सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रिजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। यहां पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर जमीर की आवाज को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज बुलंद की, वो तारीफ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे, ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक्तदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे, ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अब आ जाए इसका जो दूसरा हिस्सा ट्वीट का, उसमें इमरान खान साहब ने अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो अमन अमान के और दहशतगर्दी के मामलात हैं, इनको एड्रेस किया है। अफगानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तरफ पर ही एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है, ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियां दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनागजीनों के आलमी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए और अब यह कहकर दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं, सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अच्छा, यहां इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार हैं या जो बेनिफिशरी है, वो सारे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं, सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती। ये चंद लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियां बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जितनी मर्जी आप लड़ाई करें। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई गुज़िश्ता 3.5 साल से लगी हुई है।
एक दिन आएगा वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये मसले जो है वो टेबल पे ही हल होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप टेबल के बगैर मसला हल कर दें। आपको अफगानिस्तान फतह नहीं करना और उन्होंने पाकिस्तान फतह नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पायदार अमन बातचीत से ही होता है। अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क्याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरे अफगान हुकूमत और तीसरे अफगानिस्तान की अवाम। यानी जो कबायली लोग हैं उनको, जो अफगान लोग हैं उनको, और जो हुकूमत है अफगानिस्तान की उसको आपको लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड। इन तीनों फ्रीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या कोई पायदार हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमनो अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसी ही पॉलिसी ANP के दौर में भी अपनाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स वजीर आला के साथ बैठकर वहां के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालें। खसूसी तौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया है वहां अमन कायम रखने के लिए खसूसी इकदाम किए जाएं। हमारे इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक अमन वफद लेकर अफगानिस्तान जाएं और वहां बातचीत से मसाइल का हल तलाश करें। अली बिन गंडापुर को वो कहता है जी कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। वैसे कहानियां बहुत अजीब हैं गंडापुर साहब की। आज तक उन्होंने जो कहानियां सुनाई पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासतदान ऐसी कहानियां नहीं सुना सका। कभी वो बेशुमार पहाड़ क्रॉस करके कई जिले पार कर जाते हैं और वो भी एक रात के पहर में कर जाते हैं, रातों रात। जो काम लोग सुपर फिट ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते वो गंडापुर साहब कर गए, और वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही अजीब काम किया उन्होंने। कभी इमरान खान कहते हैं डी चौक जाओ तो वो डी चौक ही नहीं जाते। कभी वो कफन पहन के निकलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मौत के मुंह में हमने जाना है, हमारे जनाजे पढ़ देना, फिर वहां पे लाशें छोड़ के खुद भाग जाते हैं। तो बहुत अजीब अजीब काम किए गंडापुर ने। फिर वो कहते हैं मैं 90 दिन के बाद सियासत छोड़ दूंगा अगर इमरान खान बाहर ना आया तो। अब ये बयान भी उनका 12 जुलाई का है। 12 अगस्त 12 सितंबर 2 महीने और 2 दिन तो गुजर गए और 2 महीने और तीसरा दिन अब जारी है। पीछे 27 दिन रह गए हैं। अब गंडापुर साहब वादे के मुताबिक क्या रिजाइन करेंगे, क्या वो सियासत छोड़ेंगे, ये एक सवाल तो है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो ये ओहदा हासिल किया है और इमरान खान साहब की बातें वो मान नहीं रहे और इसीलिए नहीं मान रहे। यानी वो कहते हैं मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर से भी काफ़ी खबरें आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ख़ास तौर पे जंग के हालात। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया, बल्कि ये कहें कि बोंगी मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमला ना करते हम ईरान के ऊपर तो अगले 2 हफ्तों में ईरान एटमी हथियार बना लेता है। अब ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनई शहीद जो है उन्होंने फतवा दे रखा था कि ईरान एटमी धमाका नहीं करेगा और उनकी जिंदगी में तो ये होना नहीं था, तो वो फतवा देने वाले को तो शहीद कर दिया और अब वो एटमी धमाका कर भी सकते हैं, कोई पता नहीं है। और दूसरा, गुज़िश्ता साल 2025 में जून के महीने में अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए थे ईरान में, जो 200-300 मीटर तक नीचे जाके मारते हैं उनके बम, जमीन को फाड़ के अंदर जाते हैं। अब वो उन्होंने बम इस्तेमाल किए थे और ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं वहां पे बम्बारमेंट की थी। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि अब ईरान एटमी धमाका नहीं कर सकेगा, हमने उनको बहुत पीछे धकेल दिया, अब वो कभी भी एटमी धमाका नहीं कर सकेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त कहा था। तो उस वक्त जो कार्रवाई की थी वो भी एक फेस सेविंग थी, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें भी ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना अमेरिका का कोई नुकसान हुआ था, बल्कि इजरायली हमले के बाद जब ईरान ने वापस हमला किया तो फेस सेविंग के लिए अमेरिका बीच में आया और अमेरिका को निकलने के लिए फेस सेविंग कुछ दोस्त ममालिक ने लेकर दी थी। तो इससे अमेरिका को कुछ नहीं मिला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तब भी झूठ बोल दिया था। और अब ये कह रहे हैं कि ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बना लेता अगर हम ये हमला ना करते तो। कभी एक स्टेटमेंट, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अमेरिका के अंदर से जो लोग ब्रीफिंग लेकर निकल रहे हैं ना, जिनको इदारे ब्रीफिंग दे रहे हैं, अमेरिकी हुकाम जिनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो सेनेटर्स भी या कांग्रेसमैन बाहर आके वो कहते हैं जी हमें कोई समझ नहीं आ रही, हमें ये समझा ही नहीं पा रहे कि ये हमला इन्होंने किया क्यों।
इनके पास कोई एक प्रॉपर वजह नहीं है ये हमला करने की, और ये कोई जवाब फराहम नहीं कर पा रहे कि अब ये इन्होंने करना क्या है, और ना कोई आगे का प्लान है कि इन्होंने जाना किधर है। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए, ईरान ने एक धमकी लगाई है। मैं बार बार चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा हूं कि अमेरिका और इसराइल ये कोशिश करेंगे कि ईरान की चेन ऑफ कमांड को तोड़ा जाए। अगर वो उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक बिखरी हुई फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती। लेकिन ईरान ने खबरदार किया। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ईरान के अंदर रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो उसके बाद जो हम हमला करेंगे वो हम किसी और जगह पे नहीं करेंगे, बल्कि जो इसराइल की एटॉमिक साइट्स हैं वहां पे अटैक करेंगे। जो जौहरी तनसीबात या जौहरी साइट्स जिन्हें आप कहते हैं, जौहरी मराकज़ के ऊपर अटैक कर देंगे। और ये बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी वो कहते हैं कि अगर ईरान के अंदर आपने रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो जो एटॉमिक साइट्स हैं इसराइल की, उस पर अटैक करेंगे। उस पर तो फिर इसराइल के पास बचेगा ही कुछ नहीं। पूरे रीजन के अंदर एक ताबकारी पैदा हो जाएगी और बहुत बड़ा मसला जन्म ले लेगा। अब चीन ने सालसी के लिए, हालात क्योंकि खराब हो रहे हैं, तो चाइना ने बात की है सऊदी अरब से, कतर से, बाकी मुल्कों से, ईरान के साथ भी उन्होंने बात की। तो चाइना अपना एक सालसी के लिए नुमाइंदा मिडिल ईस्ट में भिजवा रहा है ताकि सालसी की जाए और किसी तरह इस जंग को रोका जाए। सालसी इस बात पे भी हो जाए ना कि कम से कम ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर अमेरिका और इसराइल लड़ता है तो ईरान उसको जवाब दे सकता है, उनके अड्डों पे मार सकता है, लेकिन कम से कम अरब ममालिक और ईरान की आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये चाइना की भी प्रायोरिटी है, ये ईरान की भी प्रायोरिटी है, और यही अरब हुक्मरान भी चाहते हैं। अब तक तो ऐसा है। अमेरिका इस लड़ाई को खींच के ना एक और तरफ लेकर जा रहा है। एक बात आप ज़हन में रखें कि ईरान ने यह बताया कि ना उन्होंने तुर्की के ऊपर अटैक किया, जो तुर्की के ऊपर एक हमला हुआ वो ईरान ने नहीं किया। ईरान ने यह बताया कि आज़रबाईजान के ऊपर एक अभी जाके एक ड्रोन गिरा है, कुछ लोग मिसाइल कह रहे हैं, और वो जो गिरा जाके वो एक एयरबेस के एरिया में गिरा। कुछ इतलात ये भी हैं कि वो इसराइली कोई अड्डा था, वहाँ पे इसराइल के कोई एसेट से। तो इसराइल के साथ आज़रबाईजान के ताल्लुकात हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि जब आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को जंग में शिकस्त दी थी तो दो मुल्कों के ड्रोन उन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक इसराइल के और दूसरे तुर्की के, और उनके जरिए से उन्होंने आर्मीनिया से अपना इलाका काराबाग खाली करवाया था। तो इसराइल के साथ मैं ये जानता हूं कि आज़रबाईजान के ताल्लुकात चीज़ें चलती हैं। वो उनको कुछ पेट्रोलियम भी सप्लाई करते हैं आज़रबाईजान, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम वहाँ पे है, तो वो पाइपलाइन के ज़रिए से तुर्की तक जाता है और वहाँ से आगे वो इसराइल को सप्लाई भी करते हैं। ये बात एक हकीकत है। अच्छा, इसमें जो आज़रबाईजान पे अटैक हुआ उसमें ईरान ने कहा जी भी हमने नहीं किया। इसके अलावा जो बरतानिया का साइप्रस के अंदर जो अड्डा है वहाँ पे जो अटैक हुआ उसको भी ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। तो अलग अलग जगहों पे जो अटैक हो रहे हैं, या ये आरामको के ऊपर जो अटैक हुआ ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। जो ऑयल फैसिलिटीज हैं इनको हम नहीं मार रहे, हम अरब सिविलियंस के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहे। बहुत सारे हमले जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि ये सारे हमले ईरान ने नहीं किए थे, लेकिन ये सारे हमले एक प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, ताकि इसके जरिए से बहुत सारे मुल्कों को इकट्ठा करके ईरान के साथ लड़वाया जा सके और ईरान को इस रीजन में एक विलन के तौर पे दिखाया जाए कि देखिए ये सबको मार रहा है। हालांकि इस वक्त जो ईरान में हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ी खौफनाक बमबारी ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। यहां मेरे पास एक खबर है, और ये अमेरिकन है माइक एडम्स, ये हेल्थ रेंजर्स हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ईरान में उस किस्म के जंगी जराइम कर रहा है जिस तरह के जंगी जराइम किए गए थे नेतन्याहू की जानिब से गाजा में। जैसे फलस्तीनियों को उन्होंने मारा और मलिया मेट किया, इसी तरह अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया उन्होंने, वो कर रहा है ईरान के अंदर। ईरान में तालीमी इदारे हैं, अस्पताल हैं, सरकारी इदारे हैं, पुलिस के दफातर हैं, हर जगह को मलिया मेट किया जा रहा है और सिविलियंस की कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 1100 के करीब आम शहरी ईरानी अब तक की इतला के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। 4-5 दिन की लड़ाई है टोटल। तो ये लगातार अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। अब लड़ाई जो थी ना, वो पहले जो ईरान लड़ाई लड़ रहा था, ये लड़ाई ईरान के जनूब में चल रही थी। यानी आप ये ईरान का नक्शा देखें ना, आप ये नीचे का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ईरान के आसपास कौन कौन से मुल्क हैं। तो पहले ये लड़ाई नीचे जनूब की जानिब से चल रही थी, थोड़ा सा जनूब मगरिब की जानिब भी जाती थी। यानी इस लड़ाई में ईरान का मुकाबला था नीचे उन बेसिस से जो अमेरिका जनूब से ऑपरेट कर रहा था। यानी आप शुरू हो जाए ना नीचे ओमान से,
आगे यूएई आ जाता है, कतर आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, उर्दन आ जाता है, पीछे इसराइल आ जाता है। तो अमेरिका इस रीजन को इस्तेमाल कर रहा था। ईरान का सारा फोकस और लड़ाई यहां पे जनूब में थी, लेकिन अब यह लड़ाई शिफ्ट होकर मगरिब में और शुमाल मगरिब में चली गई। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको इराक, इराक से ऊपर तुर्की और तुर्की के बॉर्डर से ऊपर अजरबैजान तक इस लड़ाई को पहुंचा दे। तो ये एक नया फ्रंट खुल जाएगा ईरान के लिए। और यहां से कुर्दों को इक्विप्ड किया गया है, कुर्दों को हथियार और साजो सामान दिया गया है। और अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो उनके मीडिया ने बताई है, 1000 कुर्दों ने ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जदीद हथियारों के साथ, और उनकी मदद फिजा से अमरीकी और इसराइली कर रहे हैं। जबकि आपको मैंने बताया पिछले वीलॉग में कि कमांडोज उतारे गए हैं नजफ के सहरा में, और ये इराक की तरफ से ईरान को एंगेज करेंगे और यहां से अटैक करेंगे। तो मुख्तलिफ एरिया से ईरान को एंगेज किया जा रहा है। अभी जो ईरान का एरिया बाकी बचा है जहां पे अटैक नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया। यानी इसे आप ये कह सकते हैं कि जो मशरकी साइड है या ऊपर टॉप पे जो शुमाली साइड है, यहां से ईरान के ऊपर अभी बंद है बॉर्डर, यहां पे किसी किस्म का अटैक नहीं हो रहा, ये बॉर्डर ठंडे हैं। लेकिन अमेरिका फ्यूचर में इनको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह रहे जब तक कि हमारे पास कोई प्रॉपर खबर इसके बारे में नहीं आती। ईरान के जो जेरे जमीन जखायर हैं उनको तबाह करने के हवाले से एक बड़ा दावा किया है अमेरिका ने और इसराइल ने। वे कह रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल जखीरा जो है उसे महफूज रखने के लिए जमीन के अंदर पूरे पूरे शहर तामीर किए हुए थे, मगर अब हम उन्हें निशाना बना रहे हैं। उनका दावा है कि हमें पता चल गया कि वो कहां कहां हैं और कहां कहां से वो मिसाइल बाहर निकालते हैं, ड्रोन बाहर निकालते हैं। तो वो कहते हैं जैसे ही वो सुरंगों से बाहर आते हैं हम उन्हें फौरन निशाना बनाते हैं। जबकि बंकर बस्टर बम, ये वो बम होते हैं जो बंकर्स को तबाह करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जमीन की बहुत गहराई में है तो उनको तबाह नहीं किया जा सकता। तो वो जो सुरंगों के दाखिली और खारजी रास्ते हैं ना, जहां से दाखिल होते हैं निकलते हैं, वो उनको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान जो है वो अमली तौर पे अपने हथियारों को कम से कम इस्तेमाल करे। अब ये जनाब अमेरिका और इसराइल का दावा है कि सैकड़ों मिसाइल और लॉन्चर हमने तबाह कर दिए हैं, जिससे ईरान की वो सलाहियत कमजोर हो रही है जिसके जरिए वो जंग के आगाज में बड़ी तादाद में हमले कर रहा था। अच्छा, ईरान के हमलों के अंदर शिद्दत में कमी आई है। पहले ईरान ने बहुत तेजी से ड्रोन्स दागे, बहुत तेजी से उसने मिसाइल दागे। अब ईरान जो बात कर रहा है वो मुख्तलिफ है। वो ये कह रहा है कि हम तो पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, हमने तो 3rd और 4th जनरेशन के अभी इस्तेमाल ही नहीं किए हथियार। हमारे जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं वो तो पड़े हुए हैं, वो तो इस्तेमाल करने। एक मिसाइल के बारे में आपको बताता हूं कि ईरान ने नया मिसाइल एक चलाया है, खुरमशहर, इसी तरह नाम है इसका, और खुरमशहर 4, इसको खैबर भी कहते हैं सादा जुबान में। तो ये 2000 किलोमीटर तक जाता है, बहुत ज्यादा वॉरहेड भी लेकर जा सकता है। ये मिसाइल ईरान ने नया इस्तेमाल किया, इससे पहले उसने इस जंग में इसको इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के पास काफी सारे ऐसे मिसाइल हैं जो डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं, यानी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये मिसाइल इनके पास हैं, लेकिन वो मिसाइल अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए इस लड़ाई में। तो क्या ईरान उनको इस्तेमाल करने जा रहा है या करने की कैपेसिटी रखता है? अमेरिका और इसराइल जो है वो ये दावा करते हैं कि नहीं, हमने तो वो एरिया ही बंद कर दिया जहां से मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं और हमने उन फैसिलिटीज को तबाह किया है। जबकि ईरान ये कह रहा है कि कुछ भी तबाह नहीं हुआ, हम जवाबी हमला करेंगे तो पता चल जाएगा। बहरहाल इस वक्त ईरान की जानिब से शिद्दत में कमी है, जबकि इसराइल और अमेरिका की जानिब से लड़ाई की शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है। नादरीन, एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा था उसका हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है मिडल ईस्ट की जानिब से और अमेरिका और इसराइल की जानिब से, कि ईरान का जो शायद ड्रोन आता है या ईरान जो भी ड्रोन भेजता है हमला करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए बहुत महंगे इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और पैसा पानी की तरह बह रहा था, और इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, जिसका नुकसान यूक्रेन को भी होगा, अमेरिका को भी होगा। और इसका रशिया को फायदा होगा कि ये इंटरसेप्टर्स जितने कम होंगे, रशिया उतना ज्यादा यूक्रेन के ऊपर और यूरोप के ऊपर दबाव बढ़ा सकेगा। तो इन्होंने तो पानी की तरह इंटरसेप्टर्स चलाए हैं यहां मिडल ईस्ट में, और ईरान ने काफी हद तक डैमेज कर दिया, जखीरा खत्म कर दिया। अब जाके इनके दिमाग में आइडिया आया कि यूक्रेन से वो ड्रोन लिए जाएं जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं, यानी ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन भी जा सकता है ना, और ये बहुत सस्ता है। तो यूक्रेन ने जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए हुए हैं उनकी कीमत कितनी है पता है? उनकी कीमत है $5000 तक, यानी $3000 से $5000 तक।
ईरान का जो ड्रोन है वो $20,000 का है। उसको रोकने के लिए अगर $5,000 का ड्रोन लगता है तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है। 1 2 3 ड्रोन भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये ड्रोन हासिल करने की कोशिश की जा रही है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से। और यूक्रेन ने कहा जी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन बताएगा और यूक्रेन ड्रोन की सप्लाई करेगा, रशिया यूक्रेन का बॉर्डर बहुत ज्यादा गर्म कर देगा और यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि रशिया प्रॉपर तरीके से मैदान में आ चुका है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ, इनके जो स्टेटमेंट आए हैं इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रूस इस लड़ाई को कैसे देख रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो बनने वाला है इस लड़ाई का, या चाइना को बहुत फायदा होगा। देखिए ना, पूरी दुनिया का तेल बंद है, चाइना का तेल बंद नहीं हो रहा, उनको सप्लाई लगातार जा रही है, क्योंकि वैसे भी चाइना के साथ बिगाड़ता नहीं है ईरान। ईरान का 90% ऑयल पाबंदियों के बावजूद चाइना खरीदता है। फिर चाइना ईरान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो उन्होंने वादे किए हैं, वो $400 अरब के हैं। तो ईरान चाइना के साथ तो नहीं बिगाड़ता। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि वो ममालिक जो अमेरिका और इसराइल की जारहियत से मुतासिर हैं, यानी जिन ममालिक के ऊपर इसराइल और अमेरिका दबाव